नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की है जिसमें हम बायोलॉजी के यूपी टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आए हैं। यह क्लास उन सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है जो आने वाले समय में होने वाले हैं, जैसे यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी जूनियर एडिड, यूपी जीआईसी, यूपी टेट जूनियर लेवल और सभी एग्जाम्स जिनमें जनरल साइंस पूछा जाता है उनके लिए यह क्लास उपयोगी है। इससे पहले हम कल टॉपिक कवर कर चुके थे प्लांटी जगत के कुछ हमने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी के बारे में पढ़ा था। आज हम इनको विस्तार पूर्वक जानते हैं। पहला टॉपिक है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है? थैलोफाइटा एक प्लांटी का जगत वर्गीकरण है। थैलोफाइटा एक ग्रीक शब्द है। थैलोफाइटा किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें यह ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसे पादप जिनमें पादप शरीर विभेदित नहीं होता। अर्थात इसका यदि हम शब्द को तोड़े तो ग्रीक थैलोस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड फाइथन, अर्थात अनडिफरेंशिएटेड प्लांट। ऐसा प्लांट जिसको अनडिफरेंशिएटेड अर्थात डिफरेंशिएटेड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको अविभेदित पादप शरीर कहा जाता है। सरल शब्दों में इन पादपों में पादप काय का जड़ तथा तना तथा पत्तियों में भिन्न नहीं होता। इन पादपों में पादप काय का जड़, तना और पत्तियों में भिन्न नहीं होता, मतलब इन पादपों की जो जड़, तना और पत्तियां हैं वो अलग अलग नहीं होती। ऐसा सरल पादप काय जिसमें स्पष्ट जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती तो उसे क्या कहलाते हैं? थैलस कहलाता है। अर्थात ये एक थैले के आकार का होता है, इसलिए इसे थैलस कहा जाता है। उसमें जड़, तना और पत्तियों का अभाव पाया जाता है। याद रखने योग्य है। प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि किस जगत के प्लांटी जगत के वर्गीकरण में ऐसा कौन सा समूह है जिसमें हम स्पष्ट जड़, तना और पत्तियां नहीं देख पाते? तो थैलस अर्थात थैलोफाइटा में स्पष्ट जड़ और तना और पत्तियां नहीं होती। प्रमुख आधारों के अनुपस्थित होने के बाद के सभी लक्षणों का भी अभाव होता है। यदि हम देखें तो इसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं जो पादप जगत के, उन सभी के अनुपस्थित होने का भी अभाव होता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है टीजीटी में। थैलोफाइटा समूह के पौधों को कहा जाता है शैवाल, कवक, फंजाई और कुछ भी ऑप्शन हमारा दे देंगे तो इसमें ऑप्शन होगा थैलोफाइटा समूह के पौधों को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा शैवाल का सही होगा। थैलोफाइटा समूह के पौधों को शैवाल कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, अल्वा, कैलिडोफोरा आदि, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखने योग्य है एग्जाम्पल। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। शैवालों में भ्रूण का विकास नहीं होता, अर्थात जो शैवाल पादप होते हैं उनमें एम्ब्रियो का विकास नहीं होता, इनमें भ्रूण का विकास नहीं होता। अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं, केवल कुछ ही भूमि पर पाए जाते हैं। ज्यादातर जो थैलोफाइटा समूह के पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जो हमारी भूमि पर पाए जाते हैं। शैवालों को उनमें उपस्थित वर्णकों के आधार पर हरे शैवाल, भूरे शैवाल व लाल शैवाल में बांटा जा सकता है। तो यह भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि शैवालों में कौन कौन से कलर होते हैं? हरे, भूरे व लाल, 3 कलर पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल अब थैलोफाइटा में सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि इन्हें क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और ये किस जगत में रखे जाते हैं? मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत में रखे जाते हैं नील हरित शैवाल। इम्पोर्टेंट है। और जो नॉर्मल शैवाल होते हैं उन्हें किस में रखा जाता है? थैलोफाइटा। हरे, भूरे और लाल शैवालों को थैलोफाइटा में रखा जाता है, जबकि नील हरित शैवाल को मोनेरा जगत में रखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। 2 जगत वर्गीकरण पद्धति में
थैलोफाइटा समूह में शैवालों के साथ फंजाई को भी रखा जाता था। हमने पढ़ा था 2 जगत वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण और 5 जगत वर्गीकरण। तो जो 2 जगत वर्गीकरण था उसमें थैलोफाइटा समूह में शैवालों के साथ फंजाई को भी रखा जाता था, परंतु अब क्या है, फंजाई एक अलग जगत है। इसका थैलोफाइटा से अब कोई संबंध नहीं है क्योंकि इन्हें अब पादप नहीं माना जाता है। अब इन्हें पादप ही नहीं माना जाता है, कवक को अब पादप नहीं माना जाता है। अगला टॉपिक है ब्रायोफाइटा। दूसरा टाइप है प्लांटी जगत का ब्रायोफाइटा। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास थैलोफाइटा होते हैं वो किस स्थान पर मिलते हैं, अधिकतर जलीय स्थानों पर। लेकिन ये कहाँ पर उगते हैं, यह नम छायादार स्थानों में उगने वाले पादप हैं। यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नम छायादार स्थानों पर उगने वाले पादप हैं। पादप काय कुछ जड़ कुछ थैलाव प्रकार का होता है। इनका जो पादप काय जो इनका आकार होता है वो कुछ थैलाव के आकार का ही होता है, लेकिन अनेक पौधों में जड़, तना व पत्तियों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। हमने पढ़ा है कि जो थैलोफाइटा समूह है उसमें जड़, तना और पत्तियां अनुपस्थित होती हैं, जबकि हमारी जो ब्रायोफाइटा है उसमें जड़, तना और पत्तियां जैसी संरचनाएं पाई जाती है। यहाँ जैसी शब्द महत्वपूर्ण है, अर्थात यह संरचनाएं जड़, तना व पत्ती जैसी होती हैं। जो इसमें संरचनाएं पाई जाती है वो जड़, तना और पत्ती जैसी होती है, लेकिन वास्तविक जड़, तना और पत्तियां इनमें भी अनुपस्थित होती हैं। तो इनमें भी वास्तविक जड़, तना और पत्तियां तो अनुपस्थित होती है, लेकिन कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो जड़, तना और पत्तियों जैसी दिखाई देती है। नम छायादार स्थानों के इन पौधों में निषेचन के लिए बाह्य जल की उपस्थिति आवश्यक होती है। हमने पढ़ा है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। नम छायादार स्थानों के इन पौधों में निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बाह्य जल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। इनमें बाह्य जल आवश्यक होता है, अतः इन्हें पादप जगत के उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये बाह्य जल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जल में और थल में दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर कहा जाता है। अब यदि हम इसके एग्जाम्पल देखें तो ब्रायोफाइटा के कुछ पौधे का क्या नाम है, रिक्सिया सुकायक का एक भाग मर्केंशिया फ्यूनेरिया। तो हमारे पास यदि हम देखें तो रिक्सिया की फिगर ये दी गई है ऑप्शन ए में, और रिक्सिया सुकाय का एक भाग बी में दिया गया है, और सी में मर्केंशिया और डी में फ्यूनेरिया दिया गया है। तो ये इनकी आकृति है। इसमें संवहनीय ऊतक अनुपस्थित होता है। तो यदि हम देखें तो ब्रायोफाइटा समूह में संवहनीय ऊतक अनुपस्थित होता है। जीवन चक्र में भ्रूणीय अवस्था पाई जाती है। इसमें केवल क्या अनुपस्थित होता है, संवहनीय ऊतक, जबकि इसमें भ्रूण पाया जाता है। उसमें हमने पढ़ा था कि भ्रूण नहीं पाया जाता और संवहनीय ऊतक इसमें अनुपस्थित होता है। इनकी जड़ समान संरचनाओं को, जो इनकी जड़ की तरह की संरचनाएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूलाभास रिजॉइड्स कहा जाता है। और यदि हम इनके एग्जाम्पल देखें तो रिक्सिया, मर्केंशिया, मोस या फ्यूनेरिया। मोस पूछा जाता है, पहले पूछा गया है, किसमें आता है, ब्रायोफाइटा में। अब यदि हम इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में क्या अंतर है। हमने पढ़ा है कि पादप काय सरल होता है जिसमें ऊतक विभेदन नगण्य होता है। ऊतक विभेदित नहीं होते, अर्थात एक ही टाइप्स के होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। पादप काय में ऊतक भिन्नन पाया जाता है, अर्थात ऊतकों में भिन्नता पाई जाती है। पादप काय पूर्णतः थैलस समान अभिन्नित होते हैं। तो पादप काय इसमें कैसे होते हैं, थैले के समान के, और इसमें क्या होता है, जड़, तना और पत्ती क्या होती है, अनुपस्थित होती हैं, जबकि इसमें जड़, तना और पत्तियों जैसी समान संरचनाएं मिलती हैं, और इसमें जड़, तना और पत्ती अनुपस्थित होती है। प्रमुखतः ये जलीय है और ये स्थलीय है। लैंगिक अंग एक कोशिकीय व आवरण रहित होते हैं। इसमें बहुकोशिकीय है और आवरण युक्त है, इसलिए इसमें भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूणीय अवस्था पाई जाती है, और इसमें भ्रूण अनुपस्थित होता है। और यदि हम इसके एग्जाम्पल देखें तो यूलोथ्रिक्स, कारा और स्पाइरोगायरा किसके एग्जाम्पल हैं, थैलोफाइटा के, और रिक्सिया, मर्केंशिया और फ्यूनेरिया किसके टाइप्स हैं, किसके उदाहरण हैं, ब्रायोफाइटा के।
तो धन्यवाद दोस्तों, आज की हमारे वीडियो यहीं तक थी। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन को प्रेस करें।